हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अगर हम देखेंगे कि अकाउंट्स की डेफिनेशन जो मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है, तो हमने ट्रांजेक्शन वो सब कुछ पढ़ लिया क्या होता है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं सर? हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। ये पढ़ा था हमने, हाँ सर ये पढ़ा था हमने। तो हम क्या करते हैं सर? हम एक जर्नल एंट्री करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन की। हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। उसमें हमने बेसिक रूल पढ़ा था, जितने डेबिट्स होंगे उतने ही क्या होंगे? क्रेडिट्स होंगे। हाँ सर हमने पढ़ा था जितने डेबिट्स होंगे हर एक ट्रांजेक्शन में कुछ अमाउंट डेबिट होगा तो उतने ही अमाउंट का क्रेडिट हो जाएगा। गिव एंड टेक हो जाएगा, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। वो हम जर्नल एंट्री करते हैं। सर उसके बाद हम क्या करते हैं सर? हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई में हम क्या करते हैं सर? हम पोस्टिंग करते हैं अपने अपने लेजर में। यहां पे अगर कैश और कैपिटल इन्वॉल्व होता था तो सर हम क्या करते थे? दो अकाउंट बनाते थे। एक तो कैश अकाउंट बनाते थे और हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे। तो सर यहां पे डेबिट हो जाएगा 100 का और यहां पे क्रेडिट हो जाएगा 100 का। सपोज ठीक है 100 रुपए का कैपिटल उसने लाया। उसके बाद हमने ये भी सीखा जर्नल कैसे बनाते हैं, ये भी सीखा लेजर कैसे बनाते हैं, ये भी सीखा था। फिर इस लेजर को लास्ट में हम बैलेंस करते थे। सपोज कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो हम बोलते हैं ठीक है कैश का कितना बैलेंस है? डेबिट साइड में 100 है, क्रेडिट साइड में 0 है। तो हम बोलते थे इधर 100 है बैलेंस, इधर 100 बैलेंस है। तो कैश का डेबिट बैलेंस है 100 रुपया। इसी तरह से कैपिटल में क्या है? क्रेडिट आया था 100, डेबिट कुछ नहीं हुआ था, कुछ ही नहीं निकाला था। हम बोलते थे बैलेंस यहां पे दिखाते थे, इसको बैलेंस करते थे। पहले बोलते थे बैलेंस इसका 100 है, फिर ये जाके इधर आ जाता अगले मंथ में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जाके हमने लेजर में सीख लिया है। सो अगर किसी बच्चे को डाउट है, उसको अभी बैलेंसिंग नहीं करने आते तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, मैं उसको समझा दूंगा। बट क्योंकि आपका बैच, आपका जो ये रिकॉर्डिंग पर्टिकुलरली हो रही है एसएसबी अकाउंट्स के लिए, तो उनको उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, तभी जाके मैंने ज्यादा फोकस उन पे नहीं किया। जो मेन चीजें वो मैंने आप लोगों को बता दी है। एनीवेज हम इस नतीजे पर पहुंचे थे किसी भी ट्रांजैक्शन में क्या हो जाएगा, जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे जितने अमाउंट का डेबिट होगा उतने अमाउंट का क्रेडिट होगा। क्यों? जितना अमाउंट का गिव होगा उतने अमाउंट का टेक होगा। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं फिर? लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन का और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये भी हमने सीखा था फिर कि अगर हम क्या करेंगे, अपने काम को कैसे कम करेंगे, हम कुछ सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। वो सब्सिडरी बुक्स का मतलब हम उन चीजों की कोई जर्नल एंट्री डायरेक्टली नहीं करते, हम जाके उनको सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। एक अकाउंट में अगर सारी जर्नल एंट्रीज करेगा फिर वो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए क्लास में करना। तो क्योंकि हमें पता है 50% ऑफ ट्रांजेक्शन कैश में होती है, तो हम क्या करते हैं कैश का अकाउंट डायरेक्टली बनाते हैं। तो फिर हमने सीखा था कि कैश बुक कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो कैश अकाउंट तो डायरेक्टली बन गया। इसी बात हमने बोला कि परचेजेस की बहुत सारी क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन, सेल क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन होती है उसके बाद। क्योंकि से अब बोलोगे सर क्या परचेज और सेल क्यों नहीं, खाली वो भी तो ज्यादा होती है। परचेज और सेल में जो कैश हो वो तो कैश अकाउंट में कैप्चर हो ही जाएगी, बाकी बचे क्रेडिट की तो उनकी अलग एंट्री बुक्स बनाते हैं। तो सब्सिडी बुक्स बनाते हैं और बाकी उसके बाद में फिर लेजर अकाउंट बनाते हैं और कैश का अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि वो कैश खुद ही एक अकाउंट है। कैश का जर्नल नहीं करते हैं, वो एज अ लेजर अकाउंट ही बनाते हैं हम। ये हमने सीख लिया था। ठीक है, फिर हमने अकाउंट्स में पढ़ना है क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ये अब आज सीख के समराइजिंग हम कहां पे करते हैं सर? समराइज हम ट्रायल बैलेंस में कर रहे हैं। समराइज हम ट्रायल बैलेंस में करेंगे। यहां तक अगर तुम रिकॉर्ड देखोगे कि जितनी भी तुमने मेहनत की है, क्रक्स ये निकला है, चाहे वो डायरेक्टली कैश अकाउंट बनाया है या फिर लेजर अकाउंट्स बाकी सारे बना दिए हैं, सर आपके पास डिफरेंट लेजर अकाउंट्स है। आज की डेट तक यहां तक तुम लोगों ने अकाउंटिंग कर दी है, जितने भी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि सर हमने सारे लेजर अकाउंट्स बना दिए हैं ऑन द बेस ऑफ दोस ट्रांजेक्शन के रूल वो सब कुछ हमने पढ़ लिए। तो सर आज जहां पर हम खड़े हैं, इधर हम खड़े हैं, तो हमारे पास डिफरेंट लेजर अकाउंट्स है जो इन्वॉल्व हुए उस ट्रांजैक्शंस में जो विद इन दैट पीरियड होगी है। उन अकाउंट्स का क्या होगा सर? कैश में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी तो कैश का कुछ बैलेंस होगा, कैपिटल का कुछ बैलेंस होगा, परचेजेस का कुछ बैलेंस होगा। तो इसी तरह अगर मैं यहां पे लिखूंगा कैश का कुछ बैलेंस होगा और सर परचेजेस का बैलेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? बैलेंस का मतलब कैश कितना आया लेस कितना गया तो कितना कैश बचा है। जब इस लेजर अकाउंट को तुम बैलेंस करते हो तो पता चलता है कितना कैश है। सर हाँ हमें पता चलेगा कि कैश का कितना बैलेंस है,
और एक परचेज अकाउंट है जिसमें लिखा है कि पूरे साल में हमने कितनी परचेज की है। तो सर हमारे पास एक परचेज अकाउंट है, उसका बैलेंस है कि हमने साल में इतनी परचेज की है। सर हमारे पास सेल्स अकाउंट है जिसमें पता चलता है कि हमें साल में कितनी सेल होगी है। सर हमारे पास कैपिटल है तो हमें पता चलता है कि आज की डेट में हमारी कैपिटल में कितना पैसा है, कैश में कितना पैसा है। और सर हमारे डेटर्स का बैलेंस पता चल रहा है, डेटर्स के लेजर अकाउंट्स है तो वहां से पता चल रहा है कि हमारे टोटल डेटर्स कितने हैं और हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं। सपोज इतना ही है मेन चीज। और हमारे सैलरीज कितनी पे कर दी है हमने, सैलरी का अकाउंट बनाया होगा तो उसको टोटल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सैलरीज कितनी आज की डेट में दी है। वो कब पता चलता है, जब इन लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते हो एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो हमें पता चलता है कि किस में कितना बैलेंस है। और हमने रेंट पे कर दिया है तो इसका हमें बैलेंस पता चल जाता है कितना है, सैलरीज रेंट। मैं एज्यूम कर रहा हूं इतना ये हमारा ठीक है। और हमारे उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है सपोज, ये सर हमारे सारे लेजर अकाउंट्स है जो इन्वॉल्व हुए हैं आज की ट्रांजैक्शन, आज तक की ट्रांजैक्शन से ये सारे अकाउंट्स हमें बने हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इन अकाउंट्स में जो भी बैलेंस होता है एक पेज पे उनका बैलेंस लिखते हैं। एक पेज लेते हैं उसमें हम लिखते हैं कैश, लेजर अकाउंट खोलते हैं, लेजर अकाउंट में देखते हैं कैश अकाउंट में कितना पड़ा है तो कैश का लिखते हैं। तो यहां पे ऐसा होता है, यहां पे हम दो हिस्से करते हैं, एक डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, ठीक है। ये हम ऐसे एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट खोलते हैं, वहां पे देखते हैं कैश में कितना पैसा पड़ा होगा। सपोज कैश में अभी 1000 है, ठीक है, मैं छोटा अमाउंट ले रहा हूं ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम परचेज, अब मैंने देखा कैश में डेबिट लिखा, क्यों सर, कैश का बेसिक रूल क्या है, कैश इज एन एसेट, एसेट जब आएगा तभी तो डेबिट हो जाएगा, जब कैश होगा तभी तो तुम्हारे पास कैश का बैलेंस होगा। अगर ऐसा हो सकता है कि आपके पास 10 रुपया कैश आए और निकले 20 रुपया, सर इट्स इम्पॉसिबल, जब कैश होगा तभी तो खर्च करेंगे ना। तो कैश अगर है बुक्स में तो क्या होगा, उसका डेबिट बैलेंस होगा। ये आप उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करोगे, तुम्हें मतलब रिकॉल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा किसका क्या बैलेंस होना चाहिए, किस अकाउंट का क्या बैलेंस होगा। तो उसका हम नेचर देते हैं, वो बेसिक फंडा देखो, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं, अगर आ रहा है तो उसको डेबिट करते हैं। तो अगर वो हमारी बुक्स में है इट मींस वो आया है तो उसका क्या होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस। तो इस क्रक्स में अगर तुम याद रखोगे, अगर तुम्हें याद रखना होगा कि किसका क्या बैलेंस होगा, तो याद रखना तुम लोग एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अगर ये हुए हैं तो इनका डेबिट बैलेंस होगा। क्यों, एक्सपेंस का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो अगर एक्सपेंस हुआ है मतलब हमने क्या होगा, डेबिट किया होगा, तो उस अकाउंट क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। एसेट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर एसेट बुक्स में आ रहा है, बुक्स में दिख रहा है, इट मींस वो आया होगा तभी तो हमने उसको रिकॉर्ड किया होगा, आया होगा तो क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, तो उनका टोटल में क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इसके बाद बचे हमारी तीन चीज, लायबिलिटीज, हमारा बचा कैपिटल और हमारी बची इनकम। इनका क्या बैलेंस होगा अगर ये है, सर इनका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये तुम याद रखो, इसको रट लो। अगर तुम लॉजिकली याद नहीं रख पा रहे हो, मैं बोल रहा हूं लॉजिकली याद रखो, स्टिल अगर तुम्हें जल्दी समझना है तो इस चीज को रट लो। एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा। चाहे तुम मॉडर्न अप्रोच से याद करो या ट्रेडिशनल अप्रोच से याद करो। मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था यही 5 चीजें हो सकती है, और फिर हमने पढ़ा था एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे उनको डेबिट करेंगे। बढ़ेंगे कब, जब वो बिजनेस में आ जाएंगे या बिजनेस में इनकर हो जाएंगे। और लायबिलिटीज अगर बिजनेस में आ गई या कैपिटल हो आ गई या इनकम हो गई तो इनको हम क्या करते हैं, जब बढ़ाना होता है तो इनको हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर कैपिटल आई है बिजनेस में तो कैपिटल को क्या किया होगा, सर कैपिटल को क्रेडिट किया। इनकम आई है तो इनकम को क्या किया होगा, क्रेडिट को। अगर इनकम मुझे दिख रही है तो उसका क्या बैलेंस होगा, सर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। लायबिलिटी इन करके हो गई, क्रेडिट द गिवर करके बोल के, तो अगर लायबिलिटी होगी तो क्या उसका होगा, क्रेडिट बैलेंस। अब इसी तरह से तुम क्या देखते हो, कैश अकाउंट देख लिया, अब कैपिटल अकाउंट में जा रहे हो कि कैपिटल में कितना पैसा है, सर कैपिटल में 5000 रुपया है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कितना होगा, 5000। सर सेल कितनी की है, सर हमने सेल 20000 की है। परचेज कितनी की है, सर परचेज हमने 18000 की है, या मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं, परचेज हमने 22000 की है। और सर हमारे डेटर है, सर 7000 के हमारे डेटर है। और क्रेडिटर कितने हैं, सर 10000 के हमारे क्रेडिटर है।
ये मैं देख रहा हूं, मैं डेटर्स का अकाउंट खो रहा हूं तो उनको टोटल कर रहा हूं, तो डेटर से बस मुझे डेबिट बैलेंस है, मतलब डेटर इज माय एसेट, या डेबिट का रिसीवर बोल के बोल दो, डेटर इज माय एसेट, तो एसेट का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। 7,000 मुझे डेटर से लेना है, क्रेडिटर्स को मुझे 10,000 देना है, इसीलिए मेरी सैलरीज एंड एक्सपेंस, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। मैंने हर महीने 1,000 रुपया दिया है सपोज, चलो वो ज्यादा हो जाएगा मुझे प्रॉफिट, मैं 5 300 करता हूं, तो 3600 मेरा क्या है, 3600 मेरी सैलरीज गई है, रेंट सपोज 200 करके है, तो 2400 मेरा रेंट गया है। अब इसको मैं टोटल करता हूं क्योंकि मुझे एक चीज दिखानी है आप लोगों को, इसको मैं थोड़ा सा टोटल कर लेता हूं। मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली है, 1000 200 700 प्लस 600 प्लस 64 600 उधर 5, तो मैं सेल को यहां पे बढ़ा रहा हूं, सेल मेरी 25,000 हो गई है, तो ये 40,000 हो गया मेरा, 5 23 30 36, और मेरे जनरल एक्सपेंस जो हो गए हैं वो 4,000 के हो गए। तो अब यहां पे देखो ब्यूटीफुल चीज क्या है जो समझने के लिए है, मैंने क्या कर दिया तीसरे स्टेज में, पहला स्टेज था मेरा जर्नल, सेकंड स्टेज था मैंने उनके लेजर अकाउंट बनाते, थर्ड स्टेज था मैंने क्या कर दिया, मैंने हर लेजर अकाउंट का जो जितना भी बैलेंस बचा है वो एक पेज पे लिख दिया। आपका ट्रेडिशनल वे भी देखो, मतलब जो तुम्हारा वो दुकानदार था वो भी क्या करता था, लतीफ का मतलब पहले लिखता था डे बुक में कि इसने इतना लिया इतना, फिर क्या करता उसके खाते में, तो और जब मैं हिसाब करने जाता तो वो क्या करेगा, बैलेंसिंग करेगा, फिर बोलेगा। अगर आज की डेट में उसको देखा होगा मुझे किससे कितना पैसा लेना, तो हर किसी का क्या करेगा, खाता खोलेगा, एक पेज पे लिखेगा लतीफ से इतना लेना है, दूसरे बंदे से इतना लेना है। जब अपने घर का भी हिसाब रखते हैं, जब लेन देन होता है, तो तब भी तो यही करते हैं ना, हर किसी का अपने अपने पेज पे रखा होता है कि इससे कब लिया, कब उसने लेन देन डाला, कब ये हमने दे दिया इनको, कब उसकी शादी थी हमने दे दिया, हमारी ये था तो इन्होंने इतना डाला था। फिर एक पेज पे बैलेंस करते हैं कि आज की डेट में हमें देखना किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। इसी तरह से हम बिजनेस में भी यही करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर अकाउंट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करते हैं, एक पेज पे जितने भी ये सारे अकाउंट्स हैं हर में देखते हैं हमें कितना बैलेंस होता है, उनको एक स्टेटमेंट में डालते हैं। जिन जिनका डेबिट बैलेंस है वो ऐसे लिखते हैं, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो ऐसे लिखते हैं। यहां पे जब तुमने ब्यूटीफुली देखा एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने क्या देखा, जितने भी डेबिट्स हुए हैं उतने ही क्रेडिट्स हुए हैं। दिस इज द फंडा ऑफ, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, जो हमने पहला रूल पढ़ा था। क्योंकि इधर देखो आप, तुमने हमने पढ़ा हर ट्रांजेक्शन में क्या हो जाएगी, जितना डेबिट हो जाएगा उतना क्रेडिट हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या था, जिस अकाउंट अगर एक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो एट द एंड क्या होगा, इस अकाउंट में डेबिट हुआ, इस अकाउंट में क्रेडिट हुआ, दूसरी ट्रांजेक्शन में इससे क्रेडिट हुआ, किसी और अकाउंट में डेबिट हुआ, किसी और ट्रांजेक्शन में क्रेडिट हुआ, इस अकाउंट में डेबिट हुआ, वट एवर इट बी, at the end of the period what will be the result, number of debits will be equal to number of credits, the total of the debits will be equal to the total of the credits, the summarized balance of each of the account, किसी का डेबिट बैलेंस होगा किसी का क्रेडिट बैलेंस होगा, but total of the debit balance will be equal to the total of the credit balance because of the dual aspect concept, because जो पहला चीज ये हमने डाल दिया है, एक अकाउंट में डेबिट किया है दूसरे अकाउंट में क्रेडिट किया है, दूसरी ट्रांजेक्शन में किसी में क्रेडिट हुआ है दूसरे में डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, जो भी हो जाए एट द एंड उनका बैलेंस करेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, कुछ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होगा और कुछ अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, बट टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस। ये हमें कौन सा स्टेटमेंट बोलता है, ट्रायल बैलेंस। तो यहां पे हमने देखा कितने अकाउंट्स है जिनमें डेबिट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है और 3 अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है। इससे अकाउंट्स बराबर जरूरी नहीं है, बट जो अमाउंट है वो बराबर होने चाहिए, जितने टोटल डेबिट्स है वो 40,000 है और टोटल क्रेडिट बैलेंस 40,000 है। तो अगर ये चीज हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब आप बोलोगे सर हम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, इसके 2-3 फायदे हैं वो मैं बताता हूं। पहले क्या है, ये जो समराइज कर रहे हैं, हमने क्या किया, पहले रिकॉर्डिंग कर दी, उसके बाद किया क्लासिफाई कर दिया, फिर समराइज कर दिया कि क्रक्स का निकला। हम करते थे ना, मतलब आप याद करो इंग्लिश में शायद हम पोएम्स का वो लिखते थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसमें हम लास्ट में क्या लिखते थे, समरी लिखते थे, लास्ट में समरी लिखते थे। बहुत जगह पे ये वर्ड यूज करते थे हम, समरी लिखना, क्रक्स का निकला, लास्ट में क्रक्स ये निकला किसी का डेबिट बैलेंस है किसी का क्रेडिट बैलेंस है। इतना जो हमने लेजर अकाउंट कैश अकाउंट बनाया जिसमें हजारों ट्रांजैक्शंस होगी इस साल में, एट द एंड क्या निकला हमें कि कैश का बैलेंस 1000 रुपए है। परचेजेस जितनी भी होगी इस साल में वो हमने लेजर में डाल दी, एट द एंड हमें पता चला कि समरी क्या है, व्हाट इज द समरी, द समरी इज दैट द टोटल नंबर ऑफ परचेज इन दैट पीरियड इज ओनली 22,000। सेल्स में बहुत ट्रांजैक्शंस होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन, द समरी इज दैट द टोटल ऑफ द सेल्स इन द
period is 25,000. The capital may be introduced once or twice or thrice, but the total capital at the end of the period is 5,000. Debtors बहुत सारे हो सकते हैं, हर सेल की वजह से हो सकता है तुम्हें डेटर ही अराइज हो जाए। और टोटल नंबर ऑफ डेटर्स कितने हैं, समराइज में हमें पता चलता है 7,000 डेटर्स है। तो हमने क्या किया, समराइज कर दिया, उन सब लेजर अकाउंट का सिर्फ खुलासा निकाल दिया लास्ट में कि किसका क्या बैलेंस है। तो वो हमने क्या कर दिया, वो समराइज्ड जो इतना बड़ा था उनको समराइज कर दिया, उसका इतना बैलेंस इतना बैलेंस। तो समराइज करो, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। जैसे हम क्लासिफाई लेजर में करते थे, रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं, इसलिए समराइज हम किस में करते हैं, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। यहां पे वर्ड याद रखो, ट्रायल बैलेंस के बारे में सबसे पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप अकाउंट आ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। आप एक पेज लेते हो, उसमें लिखते हो कैश का कितना बैलेंस है, परचेज का कितना बैलेंस। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, यहां पे एक और होता है, मैंने लिखने की मतलब लिखा नहीं यहां पे, लेजर फोलियो, मतलब कैश का कौन सा, क्योंकि कैश में किसी भी पेज पे आपने टोटल किया होगा लास्ट में, तो वो लेजर फोलियो का रेफरेंस, परचेज का लेजर फोलियो का रेफरेंस, वो मैंने यहां पे लिखा नहीं है। तो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। बट क्रक्स यही निकला कि ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। और लेजर क्या है, लेजर एक अकाउंट है। लेजर क्या होता है, एक अकाउंट होता है, अकाउंट का टी फॉर्म होता है। ठीक है, ये हो गया ट्रायल बैलेंस, एक स्टेटमेंट है जो हम क्या बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हर लेजर अकाउंट को पहले बैलेंस करते हैं, वहां जो क्या करते हैं, टोटल जो बैलेंस होगा उसका, उसको हम यहां पे डालते हैं। डेबिट साइड में डेबिट वाले डालते हैं, क्रेडिट साइड में करते हैं, लास्ट में फिर टोटल करते हैं। ये 40,000 के डेबिट बैलेंस है, और करस्पॉन्डली क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस भी कितने होंगे, 40,000 होंगे। ठीक है, क्यों बनाते हैं, सबसे पहली चीज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। सबसे ज्यादा आप यही चीज देखोगे कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो वो बोलते हैं ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग। क्योंकि बेसिक फंडा था, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो सपोज आपने जर्नल एंट्री ठीक कर दी है, डेबिट किया है 100 को, क्रेडिट किया है 100 रुपया, फिर आपने लेजर में पोस्टिंग करनी थी, डेबिट साइड में 100 डाला था, क्रेडिट साइड में 100 डाला था। अगर उसके बाद हम इस नतीजे में पहुंचे थे जितने डेबिट्स होने उतने क्रेडिट्स होने, अगर सपोज लास्ट में ऐसा हुआ कि यहां पे मेरे डेबिट्स ज्यादा आ रहे हैं 42,000 और क्रेडिट्स 40,000, इट मींस क्या है, किसी जगह आपको क्रेडिट करना था और आपने क्या किया है, डेबिट कर दिया है। आपने एक अकाउंट में भी डेबिट कर दिया है, दूसरे अकाउंट में भी डेबिट करना था। सपोज 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन था, वो एक जगह डेबिट होता, दूसरी जगह क्रेडिट होता है, बट आपसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है, आपने एक अकाउंट में भी डेबिट किया है, दूसरे अकाउंट में भी डेबिट किया है, उसकी वजह से क्या हुआ, डेबिट साइड 2,000 आ गया, क्रेडिट साइड 0 आया। बट कायदे से क्या होना चाहिए था, डेबिट 1,000 होना चाहिए था और क्रेडिट 1,000 होना चाहिए था। जब आपने ये गलती कर दी है तब आपको पता नहीं चला, बट जब आप समराइजेशन करोगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पे जब आपका इधर डेबिट बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो आपको पता चलेगा देयर इज एन अरिथमेटिकल अनएक्यूरेसी, कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री करते वक्त या पोस्टिंग करते वक्त कहीं ना कहीं गलती होगी है। तो आप देख लेते हो, आप वापस जाते हो बुक्स में, आप देखते हो कहां पे गलती होगी। तो सबसे पहला फायदा हमें ट्रायल बैलेंस का क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें अगर कोई गलती हो गई है वो पता चलती है। अगर ये बराबर हो गया, अगर ये 40,000 और 40,000 आ गया, इट मींस एट लीस्ट हमने जो पोस्टिंग की है और जो हमने जर्नल एंट्री की है वो हमने ठीक कर दी है। तो सबसे पहला फायदा हमें क्या आता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में हमें चेक करने में हमें ये मदद देता है। अगर हमारा ये डेबिट्स और क्रेडिट्स बराबर हो गए, इट मींस हमें अरिथमेटिकली मैथमेटिकली कोई गलती हमने नहीं की है, हमने डेबिट और क्रेडिट ठीक किया है। उसके बगैर भी हो सकता है ये बराबर आ जाए, तब भी हो सकता है कि हमने अकाउंटिंग में कोई गलती कर दी है, बट वो ऐसी गलतियां होंगी जो ट्रायल बैलेंस से दिखती नहीं है। मतलब एग्जांपल मैं जैसे देता हूं, अगर आपने फर्नीचर परचेज कर दिया और आपने उसको एक्सपेंस दिखा दिया, दैट्स रॉन्ग थिंग, वो मैं आगे बता दूंगा आगे वाले लेक्चर में। अगर आपने, या मैंने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो लेक्चर, उसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट वाला लेक्चर था, उसके पहले आपने वो डिस्कस किया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने नहीं देखा हो तो उसको थोड़ा देख लेना, क्योंकि कल वाले लेक्चर में भी वो चीज आ जाएगी। फर्नीचर को मतलब उसको हम एसेट बोलते हैं, तो उसको हम खर्चा नहीं बोलते हैं। तो अगर तुमने उसको खर्चे में डाल दिया, या उसको चलो एसेट ही मान लिया, बट उसके बाद जो इंस्टॉलेशन में आपने मशीनरी के इंस्टॉलेशन में खर्चा कर दिया, उसको भी एसेट मानना था। अगर आपने एक्सपेंस मान लिया तो आपने क्या किया, एक्सपेंस को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया था। आपको एसेट को डेबिट करना था, एक्सपेंस को क्रेडिट कर, ये कैश को क्रेडिट करना था। तो एक को डेबिट करना था, दूसरे को क्रेडिट करना, वो तो तुमने कर दिया, बट तुमने गलत अकाउंट में डेबिट कर दिया।
तो ट्रायल बैलेंस से वो गलती पता नहीं चलेगी, बट वो गलती है, वो चीजें यहाँ पे एड्रेस नहीं हो जाएगा। बट अरिथमेटिकली अगर कोई गलती हो गई है, डेबिट क्रेडिट इधर ऊपर नीचे हो गया है, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। और अगर हमें पता चल जाता है कि गलती हो गई है, तो हम उस गलती को ठीक करते हैं और वो रेक्टिफाई करके, वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बट वो हम करते हैं एक और चीज ट्रायल बैलेंस के बाद। तो सबसे पहला फायदा जो हमें ट्रायल बैलेंस का बनता है वो ये है कि हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाती है। दूसरा चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बुक्स उसको स्किप करती है, सारा फोकस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे। हाँ मैं भी मानता हूँ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, पर जो दूसरा फायदा इससे है, इट हेल्प्स अस इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि इसके बाद ही मैं जस्ट आऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपके सिलेबस में है, और बैलेंस शीट। ये तीनों आपके हैं और तीनों सीक्वेंस में आ गए। एक दिन हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, दूसरे दिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरे दिन बैलेंस शीट। ये सब के लिए हमारा बेसिस ट्रायल बैलेंस है। अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस इज द बेसिस, जिसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बोलते हैं इनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं फाइनेंस? इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और दूसरा नाम जो इनका है, इनको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स भी बोल सकते हैं, या फाइनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, कुछ भी आपको आएगा। तो ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसकी मदद भी हम कैसे बना पाते हैं? ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में मुझे सारे अकाउंट्स का आ गया, तो इनमें मैं देखता हूँ खर्चे के नेचर के कौन है। इसमें कुछ अकाउंट्स है, परचेज सेल्स है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे सैलरीज, रेंट, ग्रॉस एक्सपेंस, और यहां से ट्रेडिंग अकाउंट का जो जीपी आएगा वो जाएगा, और बाकी जो कैश है, कैपिटल है, डेटर, क्रेडिटर है, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद सारे अकाउंट्स का मुझे समरी आ गया। फिर मुझे जो काम होता है कि टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे पीएनएल बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशन मुझे बैलेंस शीट बनाएगा, वो मैं यहां से ट्रायल बैलेंस से ही उठाता हूं। ये दो आइटम्स ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, कुछ आइटम्स प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, कुछ अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाएंगे, तो मुझे पता चलेगा मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन की है। तो दो बड़े फायदे हैं ट्रायल बैलेंस के, एक ये कि इससे हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है, दूसरा ये कि इससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और तीसरा ये चीज, दिस इज द समराइज्ड लेजर। अगर तुम ये भी बोलते हो दिस इज समराइज्ड स्टेटमेंट, तुम्हें सारे अकाउंट्स के, तुम्हें अकाउंट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें इसी से ट्रायल बैलेंस से पता चलता है किस अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, या किस अकाउंट में कितना है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, वो आपको ट्रायल बैलेंस से ही पता चलता है। तो एक समराइज्ड लेजर तुम इसको बोल सकते हो। दिस वाज बेसिकली ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जो हमने पढ़ा था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, स्टेटमेंट है, एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी से हम बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज था। अब तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है वो चीज भी पूछ ले। तो स्टेप्स क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने के? सबसे पहले क्या है, आप लेजर अकाउंट में जाओ, लेजर अकाउंट को बैलेंस करो, वो लेजर का ही पार्ट है हालांकि। तो उसमें क्या निकलेगा तुम्हें? लेजर का बैलेंस। उन बैलेंस को बाहर एक पेज पे ले जाओ, और जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसको डेबिट में लिखो, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको क्रेडिट में लिखो। स्टेप नंबर 3, तुम टोटल करो और चेक करो जितने डेबिट्स हैं उतने क्रेडिट्स हैं। अगर ये है तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, और इसमें तुम्हें याद रखना है ट्रायल बैलेंस के लिए एक और चीज, एसेट्स और एक्सपेंस का क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने बेसिक चीज ही बोले हैं, इन एसेट्स इनको बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं, तो अगर है तो डेबिट बैलेंस ही होगा, तभी तो आया है। ठीक है, अब एक चीज है, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है कि हम क्या करते हैं, सारे मैं बताता हूं अभी, चलो ठीक है। मेथड जो है वो 3 तरह के मेथड्स है, methods of preparing trial balance. One is total method, second is balance method, the third is total and balance method. ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द, इट विल बी इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्वियसली। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब ये होता क्या है टोटल मेथड और बैलेंस, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी एक अकाउंट को लेता हूँ, खाली कैश अकाउंट को लेता हूँ। ठीक है,
दिस विल बी अ टिपिकल कैश अकाउंट इफ यू एग्री विद मी. अगर मैं कैश अकाउंट यहां पे बनाऊंगा, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड. कैश आया होगा पहले सपोज टू कैपिटल 5000 एग्जाम्पल. उसके बाद तुमने क्या कर दिया, तुमने परचेज कर दी, सपोज 2000 की परचेज कर दी एज एज्यूम. फिर तुमने सेल कर दी, तुमने ये माल बेचा 3000 में, फिर तुमने और परचेज कर दी, ऐसे तुम सेल्स करते रहे हो. उसके बाद तुमने सैलरी दे दी, सैलरी से कम हुआ होगा सपोज 3600, तुम्हारी सेल आई होगी 6000, तुम्हारी परचेज हुई होगी 2000. थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो. शज 8 3 3 5 3 8 4 अर्धा. ये तुम्हारा लेजर अकाउंट है, दिस इज कैश अकाउंट. ये जब तुम कैश अकाउंट बना रहे हो, क्योंकि हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करते, डायरेक्टली लाते हो, तो कैपिटल में पैसा, कैपिटल का पैसा आया तो तुमने डाल दिया कैश अकाउंट में. ये तुमने सारी लेजर पोस्टिंग कर दी, जो डायरेक्टली हम कैश बीइंग ए कैश बुक, ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक, हम डायरेक्टली कैश अकाउंट बनाते हो, तो इस तरह से बनते हैं. इसके बाद पीरियड खत्म हुआ, अब तुम क्या करोगे, ये मैं अगेन तुम्हें बोलता हूं, अगर तुमने बैलेंसिंग नहीं सीखा है, जब लेजर में सारे अकाउंट्स आ गए, सारी ट्रांजैक्शंस आ गई, उसके बाद हमें देखना होता है बैलेंस कितना है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं. कैश में आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे 5 3 8 और 12 अर्धा, तो 18000 इज द डेबिट बैलेंस. अगर तुम कहीं पे लिख लोगे 18000 आ रहा है डेबिट बैलेंस. इसी तरह से तुम क्रेडिट साइड देखोगे, 3 2 5 5 और 6 11 13 13 और 4 17, 17 का डेबिट है, 17 का क्रेडिट है, 18 का डेबिट है. तो बड़ा साइड कौन है, ये है 18000. तो टोटल कर लेते, कितना आया 18000, यहां से भी डालते हैं 18000. तो क्या हुआ यहां पे, 18000 का डेबिट हुआ, 17000 का क्रेडिट हुआ, मतलब 18000 कैश हमारे पास आया, 17000 कैश हमारे से चला गया. आया कैसे, कैपिटल 5000, सेल्स 3000, सेल्स 4000, सेल्स 6000, ठीक है. और गया कैसे, परचेज में 5000 हो गया, सैलरी दे दी 3600 की, और परचेज कर दी 2000 की, रेंट दे दी 24000 की, 2400 का, जनरल एक्सपेंस सपोज 4000 की. तो टोटल में क्रक्स क्या निकला, 18000 टोटल बार कैश आ गया. टोटल कैश जो मेरे पास अभी तक आया इस पीरियड में 18000, और टोटल कैश जो मेरे पास गया कैश 17000. तो मुझे बताओ मेरे पास कैश कितना होना चाहिए, सर हमारे पास कैश 1000 रुपया होना चाहिए. तो वो 1000 हम यहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1000 हम यहां पे लिखते हैं. तो यहां पे लिखते हैं हम बाय बैलेंस कैरी डाउन. बैलेंस करते हैं, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है. क्रेडिट साइड में हम बराबरी करने के लिए डालते हैं 1000 रुपया, बट ज्यादा साइड कौन है, ज्यादा साइड डेबिट है, तो वही बैलेंस होगा. कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा. जो साइड ज्यादा है उस वही बैलेंस होगा. तो कैश इज एन एसेट, तो एसेट क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा. बट लिखते हैं हम क्रेडिट साइड से उस पीरियड में बैलेंस करने के लिए, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन लेजर अकाउंट. तो वही कर दिया हमने, 18000 का डेबिट हुआ, 17000 का क्रेडिट हुआ, तो हमारा बैलेंस निकला 1000 रुपया, ठीक है. इसको हम बोलते हैं हमारा जो बैलेंस निकला, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस का. ये फिर अगले पीरियड में यहां पे आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगले पीरियड में नीचे आता है डेबिट बैलेंस 1000 रुपया. बट इस पीरियड में क्या करते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए हम यहां पे डालते हैं 1000 रुपया, टोटल 18000, टोटल 18000, ठीक है. ये समझ आया. तो अभी अगर देखो मैंने क्या किया था, जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो मैं कैश अकाउंट में गया, कैश अकाउंट को बैलेंस कर दिया, वहां पे मुझे निकला कैश का बैलेंस 1000 रुपया. तो मैंने एक पेज लिया, उसमें लिखा कैश, और कैश का लिखा क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, कैश का डेबिट है 1000 रुपया. इसी तरीके मैं परचेज अकाउंट खोला और टोटल लिखा परचेज का कितना है 22000. समझ आई बात. हाँ, अब देखो मैं पहले बैलेंस मेथड बोलता हूं. अगर मैं ये चीज कर लेता हूं, अगर मैं ये चीज करता हूं कि मैं क्या करता हूं, अकाउंट को बैलेंस करता हूं, जो उसका बैलेंस है उसको एक पेज पे लिख लेता हूं. तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखता हूं. किसी का डेबिट बैलेंस है, किसी का क्रेडिट बैलेंस है, मैं सिर्फ बैलेंसेस लिखता हूं. अगर मैं इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाता हूं कि मैं सिर्फ अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखता हूं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस मेथड. क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस मेथड.
बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न, तो उसको बोलते हैं बैलेंस मेथड। दूसरा क्या है, टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कैश का कितना टोटल हुआ, कैश का 18,000 डेबिट हुआ, तो मैं ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनाता हूं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो यहां पे क्या होता है, कैश का टोटल डेबिट कितना है, कैश का टोटल डेबिट है 18,000, और कैश का टोटल क्रेडिट कितना है, कैश का टोटल क्रेडिट है 17,000। तो अगर मैं टोटल्स ऑफ द डेबिट लिखता हूं तो क्या है, टोटल्स ऑफ द डेबिट कितना है 18,000, टोटल्स ऑफ द क्रेडिट कितना है 17,000। तो अगर मैं इस तरीके से ट्रायल बैलेंस, इस तरीके से भी क्या होगा, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डेबिट्स होंगे विल बी इक्वल टू द टोटल्स ऑफ द क्रेडिट्स ऑफ दोज लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो इसी तरह से किसी परचेजेस का टोटल डेबिट सपोज 25,000 होगा, उसमें 3,000 की रिटर्न है, परचेज रिटर्न 3,000, हालांकि उसका अलग अकाउंट बनता है, सैलरीज का, कैपिटल का, डेटर का, डेटर्स हो सकता है बीच में 50,000 भी गए होंगे, फिर उन्हें कैश दे दिया तो वो 7,000 ही रहे बैलेंस। तो अगर मैं टोटल ऑफ द डेटर्स लिखूंगा, सपोज टोटल ऑफ द डेटर्स 50,000 डेबिट, डेटर्स का टोटल ऑफ द क्रेडिट 43,000, 43,000 ने दे दिया तो क्रेडिट साइड में 43,000 बचा, टोटल 7,000 ही। तो अगर मैं टोटल लिखता हूं जितने भी डेबिट्स हुए हैं और जितने भी क्रेडिट्स हुए तो उसको बोलते हैं टोटल मेथड। बट इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि इससे हमें पर्पस भी सर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक चीज तो समराइजिंग वाला तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इससे चेक आराम से हो सकता है टोटल मेथड से, क्योंकि तो अब क्या होगा, जितने भी टोटल ऑफ द डेटर्स और टोटल ऑफ द क्रेडिटर्स बराबर होंगे, यहाँ पे समरी ऑफ द डेबिट्स एंड द समरी ऑफ द क्रेडिट्स बराबर होता है, यहाँ पे टोटल ऑफ द डेबिट्स एंड द टोटल ऑफ द क्रेडिट्स इन ईच अकाउंट करके वो बराबर होता था। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है, बट जो दूसरा चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, वो मुझे यहाँ से बहुत आसानी नहीं होती, क्योंकि वो मुझे बैलेंसेस ही चाहिए। ठीक है, तो फिर यहां से मुझे पता नहीं चलता कि यहाँ पे कैश भी 2 बार आ रहा है, डेटर भी 2 बार आ रहा है, फिर जाके मुझे यहाँ से और समराइज करना है, अब कैश का बैलेंस कितना है बेटर है, तो इसलिए हम टोटल मेथड ज्यादा नहीं बनाते। तीसरा मेथड क्या है, टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या बनते हैं, 4 बनते हैं, कैश, ये टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो इसमें इस तरह से आएगा, अगर कैश होगा तो अगेन कैश, कैश, टोटल डेबिट 50,000 सपोज, नहीं 18,000, टोटल क्रेडिट 17,000, ये एक बनेगा, और डेबिट क्रेडिट में सिर्फ इधर आएगा 1,000 रुपया, इधर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा डेटर, तो फिर जाके उनका टोटल, तो ये टोटल मेथड है, ये डेबिट मेथड है। ठीक है, तो टोटल एंड बैलेंस मेथड जो है, ये टोटल वाला है, ये बैलेंस वाला, तो दोनों हम बनाते हैं, टोटल डेबिट भी टोटल क्रेडिट, ये भी हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारा टाइम जाया होता है और कुछ नहीं बनता है। तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है बैलेंस मेथड, जिसमें क्या करते हैं, लेजर का तो हमने बैलेंस किया होता है लेजर अकाउंट में एट द पीरियड, तो फिर जाकर उन्हीं बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लेते हैं। तो ये तीनों मेथड भी आपके हो गए, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड, ये भी हो गया। तो अब मैं एटलीस्ट जस्ट आपका नोट देखता हूँ, कुछ मत है जो मैंने कवर नहीं किया है। ट्रायल बैलेंस का आपका इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे कि इस ट्रायल बैलेंस से हम कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपका 60% कंप्लीट हो गया है, अकाउंटिंग 60 to 70% आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा मतलब क्या बचा है, वही 30% बचा है, 10% ट्रेडिंग अकाउंट, 10% प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 10% बैलेंस शीट। फिर आप इस पोजीशन में हो सकते हो कि आप एक सोल प्रोप्राइटर की, मतलब एक सिंपल दुकान की जिसमें एक ही मालिक है, आप उसकी बुक्स बना सकते हो, आप उसका प्रॉफिट लॉस बना सकते हो, आप उसकी बैलेंस शीट बना, ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ आप आराम से बना सकते हो अगर आपने पुराने लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, ये वाला लेक्चर देख लिया है, और आने वाले 3 लेक्चर जिसमें हम एक में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम सीखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे पता चलता है, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैसे निकलता है, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये 3 लेक्चर के साथ मतलब आप समझ लो मेन अकाउंट्स का, बाकी जो आपको अलग से दे दिया वो अलग बात है, बट मेन अकाउंटिंग के लिए जो 100% अगर आप देखेंगे 70% आज के लेक्चर से कंप्लीट होगा, अब 30% ही बचा है, तो वो 3 लेक्चर में हम 10% कवर करके आप इस पोजीशन पे हो सकते हो कि आप आप अकाउंटिंग करो, आप किसी का प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना सकते हो, जो हमें अल्टीमेट गोल था। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लास में, दिस जस्ट आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लास में समझ, बट व्हाट वाज आवर गोल वाज टू अराइव टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विल बी डिपिक्टेड थ्रू
प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन विल बी डिपिक्टेड बाय बैलेंस शीट। तो वो हमारा अल्टीमेट गोल था, फाइनेंशियल पोजीशन बताना। उसके बहुत करीब हम पहुंच गए, हमें बैलेंस पता चल गया। तो यहां से हम देखेंगे कि हम कैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, मतलब ऑफ द एंटरप्राइज बिजनेस निकाल देंगे। वो हम आने वाले लेक्चर्स में कर देंगे। तो आप लोग, मैं जस्ट अभी देखता हूँ जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए, क्या उसमें से ऐसा कुछ तो नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है। हालांकि मैंने कोशिश कर दी है सारा कवर करने की। ट्रायल बैलेंस के मैंने आपने बता दिया अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। क्यों? बेसिक फंडा है, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। उसके बाद ये दिस द थर्ड स्टेज, द रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेज, क्लासिफाइंग इज द सेकंड स्टेज एंड द समराइजिंग इज द थर्ड स्टेज। और मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर क्या है। पहले बैलेंसेस देखो, उसके बाद एक स्टेटमेंट ले लो, उसमें सारे डाल दो, फिर टोटल ऑफ द डेबिट्स एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट करो, वो बराबर हो जाएंगे। तो इट मींस हमारा सब कुछ है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हमें पता चल जाती है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाते हैं और हमें गलती पता चल जाती है क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने मेथड्स बोल दिए, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। उसके बाद मैंने एक फॉर्मेट दिया है, एक ट्रायल बैलेंस, टिपिकल ट्रायल बैलेंस कहता है। तो मैंने यहाँ पे खुद से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके वो भी आपको यहाँ पे सिखा दिया है कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट बराबर हो जाएंगे। बेसिक रूल वही है, फॉर डेबिट डिवाइडेड बाय क्रेडिट। अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ तो कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, उसमें टोटल में डेबिट्स इतनी बार हुआ, क्रेडिट्स को तो लास्ट में बैलेंस निकलेगा। तो इसी तरह से अगर ये डेबिट हुआ तो कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जितने डेबिट होंगे उतने क्रेडिट होंगे, तो अरिथमेटिक पता चल जाती है। और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, मैं आंसर्स देता हूं, वो आप लोग कर देना। कुछ चीजें हैं जो मैं जो ट्रायल बैलेंस के साथ ही शायद होती है, बट मैं कोशिश करता हूं कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनमें इतने कंसेप्ट्स एक साथ ना डालूं कि उनका दिमाग में वो हैंग हो जाए और लूप वाला प्रोसेस चल जाए और वो शायद उनको लगे कि टफ है। तो मैं तभी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने बेसिक चीजें बोली, कुछ चीजें हैं जो इसके बगैर भी ट्रायल बैलेंस में नीचे आती है, वो अलग से चीज है, वो मैं आगे वाले लेक्चर में, पहले ट्रेडिंग और वो सारा चीज, फिर मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें बोलूंगा कि ये चीजें भी होती है, ये चीजें भी होती है ना। वो किसी भी बुक में होता है कि पहले आप सिंपली पता, फिर यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो मैं अलग से रखा हूँ। बट क्योंकि पहले मतलब क्या गोल होना चाहिए, पहले बेसिक बात तो समझ में आ जाए, फिर एक टिपिकल चीज जो है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसको बताऊंगा। तो कुछ चीजें हैं जो आप शायद किसी बुक में पढ़ोगे, आप बोलोगे एडजस्टिंग एंट्रीज कुछ कंसेप्ट है, क्लोजिंग स्टॉक आता है नीचे, वो तो यहाँ पे दिखाया नहीं है, वो मैंने डेलिबरेटली नहीं दिखाया। बियर विद मी, मैं वो अपने टाइम पे जब मुझे लगेगा ठीक है अब मैं ये डोज दे सकता हूँ, तभी मैं वो चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपका कहीं पे मल्टीपल, आप कोई और बुक कंसल्ट करें, वहां पे मल्टीपल चॉइस में कोई चीज आ गया, एडजस्टिंग एंट्रीज का, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो क्या करेंगे, तुम बोलोगे लतीफ ने तो ट्रायल बैलेंस हमें पढ़ा दिया, पर इसने तो ये बात नहीं बताते। तो मैं उसको अपने पास रख रहा हूँ, तो मैं जब मुझे लगेगा कि वो जरूरत है बोलने की, तो उस लेक्चर में आपको वो बात में बोल दूंगा तब। ठीक है, तो इतना ही था आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर को देख लेना, इन नोट्स को पढ़ लेना, कोई भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में।